Everyone, again I welcome you all in our next lecture, which is consumption function, saving function and investment function. Again it's very important. आपको कोई भी queries है आप मुझे WhatsApp ड्रॉप कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, right? And if you like this video, आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. So कंजप्शन फंक्शन, दैट मीन्स कंजप्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में भी, जब हमने y और c का डिस्कशन किया था. आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में सी यहाँ पे पिछले चैप्टर में जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट्स हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा. अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे. अभी यहाँ पे जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कंजप्शन फंक्शन. अभी पहले हमें ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली द कंजप्शन फंक्शन. सी consumption function is nothing, it is a relationship between the consumption and income, that is called consumption function. मतलब जो relation income और consumption function consumption के बीच में है, that relation is called consumption function. इसे आप कह सकते हैं कि C is a function of Y. अब ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ. लेट्स से कि एक मिडिल क्लास फैमिली है और वो मिडिल क्लास फैमिली के पास एक फोर व्हीलर है दैट इज अल्टो. वो उसे मैनेज कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी उतनी ही है. दैट मीन्स अल्टो का कंजप्शन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, उसकी इनकम के ऊपर. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिच फैमिली जिनका बजट बहुत ज्यादा है और उनके पास BMW है लेट्स से, तो वो जो कंजप्शन कर रहे हैं BMW का, वो बेस्ड ऑन व्हाट, इट बेस्ड ऑन देयर इनकम. दैट मीन्स कंजप्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम. जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा आपका कंजप्शन इंक्रीज होगा. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड और हमारा स्टैंडर्ड हायर होता जाता है और हमारे जो कंजप्शन पैटर्न होता है उसी तरह से फ्रेम होता जाता है. सो जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है इनकम एंड कंजप्शन के बीच में दैट इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन. इसी को हम स्टडी भी करेंगे. अभी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है. ये मेरा कंजप्शन शेड्यूल है और ये मेरा कंजप्शन डायग्राम है. ये क्या है ध्यान से देखिएगा. यहां मैंने मान लिया ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम है. डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो सब कुछ एक्सपेंडिचर करने के बाद में आपने टैक्स पे कर दिया, सब कुछ कर दिया है. जो इनकम अब आपके हाथ में है खर्च करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, जिसको कि आप डिस्पोज कर सकते हैं. एंड आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिर्फ इनकम ही समझ लीजिए. आप इस डिस्पोजेबल हो सकता है कंफ्यूज है, आप तो इसे इनकम मानिए. और ये मेरा कंजप्शन है. जब मेरा लेवल ऑफ इनकम 0 था तो मेरी जो कंजप्शन था वो 20 था. अब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर अगर इनकम 0 है तो कंजप्शन कैसे होगा. बट ऑब्वियस है कि सर अगर पैसा ही नहीं है किसी के पास तो कंजप्शन करेगा कैसे. सी तब भी कंजप्शन होगा. लेट्स से कि अगर कोई इंसान पैसा नहीं कमाता, क्या वो खाना नहीं खाता. 110% उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं. अभी लाइक लेट्स से कि अभी ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कोरोना. अभी लोगों की इनकम नहीं है बट क्या लोग खर्च नहीं कर रहे हैं. देयर आर वेज. तो क्या तरीका है, आप लोन लेंगे, आप किसी से बोरो करेंगे. इट मे बी योर रिलेटिव, इट मे बी योर नेबर, या अब ये बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिससे आप लोन लेंगे और फिर भी आपका कंजप्शन होगा. उसके बाद देखिए आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है 0 to 40, देन 40 to 80, देन 120, 160 एंड 200. जो अजम्पशन हम लेके चल रहे थे कि जो गैप है इनके बीच में, वो बिल्कुल देखिए हम बिल्कुल इक्वल लेके चल रहे हैं, लीनियर लेके चल रहे हैं. 0 to 40, देन 40 to 80. यहाँ 40 का गैप है, अगेन 40 का गैप है, अगेन 40 का गैप है. अगर आप 20 का गैप मेंटेन करते तो फिर आपको 20 का गैप ही मेंटेन करना पड़ता. वही सेम प्रोसेस आपको कंजप्शन में फॉलो करना है. जो गैप एक बार आपने मेंटेन कर लिया वही गैप आपको एंड तक मेंटेन करना है. गेटिंग माय पॉइंट. तो लीनियरिटी का जो फंक्शन है, जो प्रोसेस है, वो हमें इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. अब ये देखिए जब मेरी 0 इनकम थी तो 20 था, उसके बाद मेरा इनकम इंक्रीज हुआ. स्टिल मेरा जो इनकम है वो मेरे कंजप्शन से कम है, क्योंकि जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरा कंजप्शन 100% इंक्रीज होगा. देयर आफ्टर मेरी इनकम और ज्यादा इंक्रीज हुई तो मेरा कंजप्शन क्या हुआ, अब मेरी इनकम और मेरा कंजप्शन दोनों इक्वेट हो गए हैं, राइट. इसके बाद मेरा 120 मेरा इनकम हो गया है, 110 मेरा क्या हो गया है, कंजप्शन हो गया है. देन 160, देन 140, देन यहाँ पे 30 का गैप आ गया है. दैट मीन्स मेरी इनकम अब 30 करोड़ से ज्यादा है और मेरा एक्सपेंडिचर कितना है 170, और मेरा इनकम कितना है 200 करोड़. देखिए यहां तक क्या हो रहा था, यहां तक अगर आप देखेंगे तो मेरी सेविंग्स थी माइनस में थी. सेविंग कुछ हो ही नहीं रही है. क्यों,
ये मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेरी इनकम और मेरी कंजप्शन दोनों इक्वल हो गए हैं। इसके बाद ये जो गैप आ रहा है 10 का, ये मेरी एक तरह से सेविंग हो जाएगी और वही सेविंग मेरी बाद में इन्वेस्टमेंट बन जाती है। यहाँ पे मेरी सेविंग कितना होगा, 20 करोड़ का सेविंग होगा। यहाँ मेरा सेविंग कितना होगा, 30 करोड़ का मेरा सेविंग होगा। अब इस कंजप्शन फंक्शन के शेड्यूल को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस पे हम इनकम लेंगे, y एक्सिस पे हम सिर्फ कंजप्शन लेंगे। ये मेरा इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ये मेरा डिपेंडेंट फैक्टर है, सॉरी ये मेरा इंडिपेंडेंट फैक्टर है और ये मेरा डिपेंडेंट फैक्टर है। दैट मींस मेरी जो कंजप्शन है वो डिपेंड करती है मेरी इनकम के ऊपर, और इसे हम x एक्सिस पे ले रहे हैं और इसे हम y एक्सिस पे लेके चल रहे हैं। नाउ अगर आपको, इफ यू स्टिल रिमेंबर, मैंने बताया था y वुड बी ए 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज माय, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है इनकम, ये देखिए ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट 45 डिग्री लाइन जब हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या है, हमारी AS या Y। और इनकम का क्या होता है, या तो कंजप्शन होता है या उसकी सेविंग होती है। तो आप एग्जाम में Y भी लिख सकते हैं और इसे AS भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि दिस इज माय लेवल ऑफ इनकम। जब हम इस एक्सिस पे देख रहे हैं, ये मेरा Y एक्सिस है, इस पे हम कंजप्शन लेके चल रहे हैं। देखिए, अब जब मेरा जीरो लेवल ऑफ इनकम था तो मेरा जो कंजप्शन आ रहा था दैट वाज 20, राइट। देयर आफ्टर मेरा जब और इनकम इंक्रीज हुआ, अब मेरा इनकम 40 है तो देखिए मेरा कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए, ये मेरा कंजप्शन है और ये मेरी इनकम है। जब मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो मेरा कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। जब मेरी इनकम जीरो थी तो मेरा मिनिमम ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इनकम मेरी यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब मेरी इनकम इंक्रीज हुई है, देखिए दिस इज माय इनकम, तो जब ये 40 थी तो मेरा कंजप्शन 50 था। ये देखिए मेरी y50 कहाँ है, मेरी y50 अप्रॉक्स यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये जब हुआ तो मेरा एक कंजप्शन कितना हो गया था, 50 हो गया था। ये देखिए यहाँ 50 हो गया। उसके बाद जब मेरा लेवल 80 हुआ और ये भी 80 हो गया, दैट मीन्स मेरी इनकम भी 80 हो गई, मेरा कंजप्शन भी 80 हो गया। तो ये मेरा 80 मान के चलिए, ठीक है। इस पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल जब आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 80 के ऊपर दोनों इक्वेट हो जाएंगे। ये इक्वेट एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे इसको 80 यहाँ दिखा दिया, इसको 80 यहाँ पे आना चाहिए था। ये बिल्कुल इक्वेट होंगे, यहाँ पर भी 80 होता और यहाँ पे भी 80 होता। वो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आप बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स व्हाट, वाई, दैट मीन्स इनकम इज इक्वल टू सी कंजप्शन। गेटिंग माई पॉइंट। इस पॉइंट के बाद में मेरे सेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज यहां के बाद में y इज ग्रेटर देन c और यहां पे y इज लेस देन c। तो ये जो गैप है दैट इज y लेस देन c, दैट मीन्स खर्चा है ज्यादा, इनकम है कम। ये वो पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे दोनों इक्वेट कर गए हैं। और इस पॉइंट के बाद में ये जो e पॉइंट है, q पॉइंट है, इसके बाद में मेरी इनकम ज्यादा होगी, मेरी कंजप्शन कम होगा। जो गैप होगा दैट इज प्लस s और ये माइनस का s है। This is called the consumption function schedule and diagram. I hope आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेविंग फंक्शन। यहाँ पे मैंने प्रोपेंसिटी टू सेव भी लिखा हुआ है, इसे हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज सेविंग फंक्शन। जैसे हमने अभी कंजप्शन फंक्शन डिस्कस किया है, सिमिलरली अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेविंग फंक्शन, राइट। अब सेविंग फंक्शन क्या है आप समझिएगा प्लीज। जैसे हम लोगों ने कहा कि इनकम और कंजप्शन के बीच में जो रिलेशन है दैट रिलेशन इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। सिमिलरली जब हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन की, तो जो रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग, दैट इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। अच्छा, पॉइंट ये आता है कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट, या कि ये पॉइंट क्या है। सो एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बिल्कुल हाइलाइटर से बता देता हूँ कि ये देखिए सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ y, कि सेविंग डिपेंड किसके ऊपर करेगी, y। अगर मेरा इनकम बहुत ज्यादा है तो अनडाउटली मेरा सेविंग भी बहुत ज्यादा होगा एंड देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट। सो ये वाला जो पार्ट है, जो इनकम हम खर्च नहीं कर रहे हैं वो हमारी सेविंग है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि इसे हम बाकी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयर इज वेरी सिंपल वे, राइट, कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। यहाँ देखिएगा आप इसे,
कि सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। दैट मीन्स मेरी इनकम में से अगर मैं कंजप्शन को डिडक्ट कर देता हूं तो जो अमाउंट मेरे पास में रहा दैट इज माई सेविंग। नाउ द सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन फंक्शन इन द फॉलोइंग मैनर। जिस तरह से हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कंजप्शन फंक्शन का, या मैंने नहीं बताया तो मैं आपको वापस बता देता हूं कि कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला है c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब हमें ये डिस्कस करना है कि इसका मीनिंग क्या है, राइट। सो दिस c स्टैंड्स फॉर कंजप्शन। यहां पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं, कंजप्शन फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। दिस c bar stands for autonomous consumption. Please keep this thing in your mind. ये c bar stands for autonomous consumption. अब आपको पॉइंट्स आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ऑटोनॉमस कंजप्शन है क्या, ध्यान से देखिएगा। जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो मिनिमम कंजप्शन होता है, जब इंसान की इनकम जीरो है, एक इंडिविजुअल की इनकम जीरो है, वो कोई उसकी इनकम नहीं है, फिर भी उसका जो मिनिमम कंजप्शन है दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाएगा, ठीक है। प्लस B, this B stands for marginal propensity to consume. अभी now you must be getting confused सर ये marginal propensity to consume क्या है। ये मैं आपको बाद में डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि marginal propensity to consume हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। marginal propensity to सॉरी MPC को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करते कैसे हैं। सो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लिख के बता रहा हूँ कि इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा ये क्लियर नहीं आएगा। डेल्टा स्टैंड्स फॉर व्हाट, चेंज। डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। जब हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमारा क्या कैलकुलेट होके आता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, ये जो MPC है दैट रिमेन्स सेम थ्रू आउट, इट रिमेन्स कांस्टेंट और सेम थ्रू आउट। देखिए कैसे, पहले हम इन y और c को डिस्कस करते हैं। जब मैं y और c बोल रहा हूं मतलब मैं कंजप्शन फंक्शन को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब मैं y और s बोल रहा हूं दैट मींस मैं सेविंग फंक्शन को डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे चेंज देखिए कितना चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज देखिए, यहाँ 5 का चेंज है, यहाँ 5 का चेंज है, यहाँ 5 का चेंज है, यहाँ 5 का। ये मैंने बताया था कि ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, जो गैप है बिल्कुल। यहाँ पे चेंज देखिए आप, दैट इज 10 then 10 then 10 then 10 and then 10। दैट मींस कि थ्रू आउट मेरा जो कंजप्शन में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, द चेंज इन कंजप्शन इज व्हाट, 5। और जो मेरा इनकम में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, दैट इज 10। दैट मींस कि जब मैं इस वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो 0.5 वुड बी व्हाट, इट वुड बी माय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मेरा 0.5 मेरा क्या आएगा, मेरा 0.5 जो वैल्यू होगा वो मेरा कंजप्शन फंक्शन का वैल्यू होगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया। आई एम सॉरी, MPC का वैल्यू होगा मेरा 0.5। तो ये जो B है वहां पे हम रखेंगे 0.5 और एज आई सेड इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा MPC में। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये कांस्टेंट क्यों है, व्हाई MPC रिमेन्स कांस्टेंट, और ये स्लोप है ये क्यों कांस्टेंट रहता है, उसका रीजन आप बताएंगे एग्जाम में। It is a linear relation between the y and c. Because of the linearity or because of the linear relation between y and c, MPC remains constant throughout. Linearity means what? बिल्कुल सेम गैप है, बिल्कुल सेम गैप है, दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी। एम आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। अब आप थोड़ा सा इसको आगे देखिए, मैं वापस हाइलाइटर से आता हूं, ये देखिए, as we know the income is either consumed or saved। अब हम बात कर रहे हैं इनकम की, तो y is equals to c plus s। y को हम क्या मान रहे हैं, या तो जो इनकम होगी या तो वो कंज्यूम होगी या सेव होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि s को कैलकुलेट करने का हमारे पास ये एक और तरीका है कि s is equals to y minus c, कि अगर मैं मेरी इनकम में से मेरे कंजप्शन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जो अमाउंट मेरा बचता है दैट इज माय सेविंग। आई होप आप इस चीज से एग्री करते होंगे। s is equals to, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मुझे, जैसे हमने कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन बनाई वैसे ही सेविंग फंक्शन की इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए, आप इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता देता हूं
कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको, सेविंग फंक्शन को। मैं आपको यहाँ पे वापस जो है बिल्कुल पेन से लिख के बताता हूँ। एस की जगह आप, जब सी की जगह आप सेविंग फंक्शन की बात करते हो, यहाँ पर एस लिखेंगे, एस इज इक्वल टू, गेटिंग माई पॉइंट, ये जो माइनस सी है इसको आप कर देंगे माइनस का, सॉरी इसे आप कर देंगे, जैसे आपने इसको सी बार किया इसे एस बार कर देंगे। ये जो ऑटोनोमस कंजप्शन था ये यहाँ का क्या मानी जाएगी, ऑटोनोमस सेविंग। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब आपकी ऑटोनोमस सेविंग क्या होगी, ये आपकी ऑटोनोमस सेविंग होगी। वही पॉइंट है, अगर मैं कह रहा हूं कि ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है, जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो कंजप्शन है वो ऑटोनोमस कंजप्शन है, जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो कंजप्शन है वो ऑटोनोमस से, सॉरी वो ऑटोनोमस सेविंग है, यानी कि ऑटोमेटिक जो सेविंग हो रही है। तो वो एस बार तो आपकी ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे आपने प्लस लिख दिया। बी जो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी, देख रहे हैं आप, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को यहां पे हम लिखेंगे एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां पे हम इसे सी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय वाई। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि सर एमपीएस क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, जैसे एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पे मैं इसी फॉर्मूला बताता हूं। आप यहां डेल्टा सी की जगह डेल्टा एस जब कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू मानी जाएगी, वो एमपीएस का वैल्यू आएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर एमपीसी की वैल्यू कांस्टेंट है तो एमपीसी का वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहता है। एक बात प्लीज माइंड में रख लीजिएगा। एक और पॉइंट से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में भी आएगी। मैं जो नीचे एक चीज लिख रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस। ठीक है, मैंने क्या लिखा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ध्यान रखिएगा। एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू जब ऐड कर देते हैं तो दैट वैल्यू ऑलवेज इज व्हाट, इट इज 1। तो अगर मेरा 0.5 वैल्यू था एमपीसी का इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अगर ये मेरा वैल्यू 0.5 है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये वैल्यू मेरा कितना होगा, 0.5 ही होगा। एंड 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1। अगर मेरा एमपीसी का वैल्यू 0.8 होता तो मेरा वैल्यू कितना आता, 0.2। अगर मेरा एमपीसी का वैल्यू 1.2 आता तो मेरा एमपीएस का वैल्यू आता माइनस का 0.2, बिकॉज end of the day the value of MPC plus MPS has to be equals to 1। और इसीलिए ये जो फॉर्मूला है आप ये देखिए, S फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू माइनस का सी बार। ये जो है, या तो आप इसको माइनस का सी बार कर लीजिए या आप इसे S बार कर लीजिए, बात एक ही है। या तो आप इसको माइनस का सी बार बोल लीजिए या आप इसे माइनस का, एग्जामिनर की दोनों फॉर्मूले ठीक है, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड वाई, फॉर्मूला एमपीएस और एमपीसी और एमपीएस का मैंने अभी भी आपको यहाँ पे बता दिया है। और आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। सी, दिस इज व्हाट, दिस इज माय सेविंग, दिस इज व्हाट, दिस इज माय इनकम। ये 45 डिग्री लाइन हो गया है, पर देखिए सेविंग बिकॉज माइनस में था, माइनस का 20, तो इस जीरो के बाद जो वैल्यू आएगा वो माइनस का माना जाएगा। तो ये माइनस 20 से स्टार्ट हुआ और बिल्कुल ऊपर तक चला गया। और y कहां से स्टार्ट होगा, y आपका इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा और ये कैसे जाएगा, ये इसको बिल्कुल यूं इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो ये s इज इक्वल टू, ये आपका सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक तो डिस्कस किया कंजप्शन फंक्शन को और एक हमने डिस्कस किया सेविंग फंक्शन को। ये ऑलरेडी चीजें हम बता चुके हैं आपको, ठीक है, वही पॉइंट चीजें हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, वही सेम ब्रेक इवन पॉइंट होगा जहाँ y बिल्कुल इक्वल हो जाएगा c के, तो वो वाला जो पॉइंट होगा दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब हम एक इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जैसे हमने कंजप्शन फंक्शन की डिस्कस किया, जैसे हमने सेविंग फंक्शन डिस्कस किया, वैसे अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। पहले हमें ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट मींस एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ असेट टू इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। मेरा जो सेकंड या थर्ड जो लेक्चर है इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट को डिस्कस भी किया और मैंने बताया था कि फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट होता क्या है। और वो बेसिकली कुछ नहीं है, हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक में कितनी एडिशन हो रही है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। लेट्स से कि मेरे पास पहले
100 करोड़ के स्टॉक्स थे, वो इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में 130 करोड़ के हो गए एंड ऑफ द ईयर, तो मेरे पास जो एडिशन इस बार आया वो 30 करोड़ का है। अब यहाँ पे वहां पे हमने जो सेकंड चैप्टर आपको डिस्कस किया था, तो वहां पे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने कुछ और डिस्कस किए थे। एग्रीगेट डिमांड में टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की कुछ अलग कैटेगरीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर रहे हैं वो दो तरह का होगा, एक तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा फोकस करिएगा। एक हम डिस्कस कर रहे हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दोनों क्या है ध्यान से देखिए। Induced investment क्या है? It is investment made with the motive of earning profit as done by the private sector. It depends upon profit expectations. Expectation if national income rises, induced investment goes up. Yes, undoubtedly. देखिए, let's say कि मैं स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा लगाता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा रहा हूँ क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे वहां से कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि मार्केट बहुत अच्छा है और अगर मैं पैसा डालता हूँ तो मुझे क्या होगा? आई विल अर्न प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जब इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी है, स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो वो हमारी जो कैपिटल वो एप्रिशिएट होगी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एप्रिशिएट होगा। हमने अगर 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रोबेबली विद इन 6 मंथ हमारा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट मे बी 12 और 13 लाख हो जाएगा। इट मे बी 8 लाख ऑल्सो, बट बिजनेसमैन हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, तो वो एक मान के चल रहा है कि उसे प्रॉफिट होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट मोटिव के लिए एक इन्वेस्टर करता है उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसको एक लालच आ रहा है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक इन्वेस्टमेंट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अच्छा, इसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, इसका पॉजिटिविटी से कोई रिलेशन नहीं है, एंड ये वो इन्वेस्टमेंट है जो इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर करता है, ठीक है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर करेगा। जब मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं है या प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा नहीं डाल रहा है, उसके बाद भी जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जब भी इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाता है या रिसेशन आ जाता है, अभी जैसे ये कोरोना वाला एग्जांपल हम लेते हैं, इकोनॉमी में अभी पैसा नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिस्टर मोदी, द पीएम मिस्टर मोदी, they have announced that 20 lakh crore rupees investment has to be infused in the economy. ये autonomous investment है। ये autonomous investment क्यों है? क्योंकि autonomous investment का profitability से कोई कंसर्न नहीं है, उसका मेन जो कंसर्न है that is welfare. बिकॉज अभी इकोनॉमी में रिसेशन है, डिप्रेशन की सिचुएशन है, कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स का बिल्कुल बॉटम पे है, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने उस बॉटम कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट मार्केट में डाला। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो कि यहाँ पे मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, कम ज्यादा उसे किया जा सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट इन जनरल गवर्नमेंट ही करती है, जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली प्राइवेट सेक्टर करता है विद द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। So in general, how would I conclude this? That if you really want to make a line between induced investment and autonomous investment, it can be understood with a one single line that induced investment is having the consideration of profit, whereas the autonomous investment, it doesn't have the consideration of profit. तो ये दो तरह के इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, मतलब क्या है ये चीज। So it is a functional relationship between what? Between the investment factors are affecting it. अच्छा, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ, दैट इज IMEI। अब ये क्या चीज है? देखिए, ये तो इन्वेस्टमेंट है, दिस इज फंक्शन ऑफ व्हाट? पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में मिल रहा है, पहला पॉइंट वो है। और दूसरा, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं। इन दो चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक कम लेंगे, इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज होगा, इंक्रीज होगा, 110% ऐसा होगा। या बिजनेसमैन को लग रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत अच्छे हैं, तो भी बिजनेसमैन पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देगा। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एक्स आंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, हम इसे भी समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में आई है। एक्स आंट सेविंग और एक्स आंट इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये चार टर्म्स हैं, मैं चारों एक साथ बोल रहा हूं। एक्स आंट सेविंग्स, एक्स आंट इन्वेस्टमेंट्स, एक्स पोस्ट सेविंग्स, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स।
एग्जामिनर आपसे या तो पूछेगा एक्स सेविंग्स और एक्स इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन, और ही में आस्क यू एक्स पोस्ट सेविंग या एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। चारों एक साथ नहीं पूछेगा। अब चीज क्या है, पर करना पूरा ही पड़ेगा हमें। अभी एक्स एंड इन्वेस्टमेंट सेविंग्स होती क्या है? The ex-ante saving is what the savers plan to save at a different level of income in the economy. ये basically anticipated है, expected है, ground पे नहीं हुई है। मैं let's say कि मेरा जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता होगा एज एन इंडिविजुअल, तो मैं हमेशा प्लान करके चलता हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे कम से कम इतना सेविंग निकालना है, और वही मेरा सेविंग बाद में इन्वेस्टमेंट बनता है। प्लीज डोंट मिस इट कि बाद में सेविंग हमारी क्या बनती है, इन्वेस्टमेंट बनती है। तो मैं एंटिसिपेट करके चल रहा हूं, एक्सपेक्टेड, ठीक है, यहाँ एक्स स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। मैं एंटिसिपेट करके चल रहा हूं कि मुझे इतना सेविंग इस साल में करना है। अब आप एक्स एंड इन्वेस्टमेंट देखिए, ये क्या है, जैसे हम सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट एंटिसिपेट करके चल रहे थे, यहां पे भी हम लोगों ने एक एंटिसिपेशन कर रखा है कि दैट अमाउंट हैज टू बी इन्वेस्टेड बाय मी इन दिस फाइनेंशियल ईयर। और since savers and investors in an economy are a different set of persons and guided by a different set of factors, the level of ex-ante saving may or may not be equal to ex-ante investment. इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। इकोनॉमी में सेविंग करने वाले अलग लोग होते हैं और इन्वेस्टमेंट करने वाले अलग हो सकते हैं। इसलिए आप कभी ये नहीं कह सकते कि दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि समटाइम इन्वेस्टर्स का अगर पॉजिटिविटी है तो इन्वेस्ट ज्यादा होगा, सेविंग हो सकता है वो कम करे, राइट। और कई बार अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में, वो सेविंग पे ज्यादा फोकस करेगा या गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएगा। सो ये दोनों एक्सपेक्टेड हैं, एंटिसिपेटेड है, जो हम प्लान कर रहे हैं, चाहे वो सेविंग्स हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्सपोस्ट सेविंग एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली क्या है, एक्चुअल में जो हुई है, रियलाइज्ड सेविंग इज इक्वल टू एक्स-एंट सेविंग प्लस अनप्लान्ड सेविंग। यस, एक्सपोस्ट सेविंग का मतलब होता है कि मैंने एक्चुअल में जो सेविंग किया, और वो एक्चुअल सेविंग क्या होगा, एक तो जो मैंने एंटिसिपेट करके चल रहा था सेविंग की, मुझे भैया 2 लाख का सेविंग करना है, और एक सेविंग जो मैंने प्लान नहीं की थी बट हो गई, उन दोनों का जो समेशन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोस्ट सेविंग। सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनकम एक्चुअल में हुई है दैट इज कॉल्ड एक्सपोस्ट सेविंग्स। सिमिलरली एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है मार्केट में, एंटिसिपेटेड नहीं, जो मार्केट में एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हुआ है दैट इज कॉल्ड द एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई है कि ये दोनों एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है, जो एक्चुअल में प्लान कर रहे हैं जो होंगी, और ये एक्चुअल में हुई। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने प्लान किया कि हम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक्चुअल में जब इन्वेस्टमेंट किया तो 12 लाख का हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको तीनों फंक्शन समझ में आ गए हैं। यहाँ हमने आज कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन को डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच। स्टिल इफ यू हैविंग सर्टेन क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, and please don't miss to like this video if you really like it.